Hello friends, welcome back to yet another video of our e-business series that is online payment. एंड एक बात कहना चाहूँगी शुरू करने से पहले कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी और आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि बाकी के चैप्टर्स भी मैं अपलोड करूँ। सो ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर स्पेशल जो है वीडियो मैंने बनाई है एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और यूज़फुल रहेगी। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी बाकी की जो क्वेरीज हैं वो भी वहाँ पे अपने साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन पेमेंट। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे और इस पार्ट के अंदर जो भी कंटेंट है वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है ऑनलाइन पेमेंट की। तो सबसे पहले हम ये चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं कि हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो आखिरकार है क्या, उसका क्या मतलब है, क्या उसकी डेफिनेशन है। चलिए, तो ई पेमेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। इस चैप्टर को करने से पहले हमने ई कॉमर्स का चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर क्या था कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बाइंग और सेलिंग हो रही थी किसी भी गुड्स या सर्विसेज की। ठीक है, वो हमारा ई कॉमर्स था। अब ई कॉमर्स में हमने देखा था कि जब भी आप कोई चीज किसी से खरीदते हैं तो आपको पेमेंट का जो प्रोसेस है उसके दौरान ही जो है जाना ही पड़ता है। वो आपका एक मेन कंपोनेंट है ई कॉमर्स का जो आता ही आता है। ठीक है, आप कोई भी चीज जो है बिना पेमेंट के जो है किसी ट्रांजेक्शन के खरीद तो नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं इस लाइन के अंदर, ई पेमेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स की जो हमारी पेमेंट का जो मेथड है वो हमारे ई कॉमर्स में से आप अलग नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल है। ठीक है, e-payment is such a payment system in which buyers and sellers do online financial transactions. अब e-payment से हमारा क्या मतलब है, e मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, करेक्ट। तो ये एक ऐसे सिस्टम का पार्ट है जहाँ पे एक बायर होगा, एक सेलर होगा और वो ऑनलाइन किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है कैरी आउट कर रहे हैं, उसे हम जो है ई पेमेंट का सिस्टम मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जिसे हम शॉर्ट में ईपीएस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांजैक्टिंग फंड्स ऑन इंटरनेट। अब जो हमारा ईपीएस का जो सिस्टम है वो हमारा इंटरनेट के ऊपर फंड्स ट्रांसफर करने के लिए सबसे फास्टेस्ट जो है मेथड है। अगर हम इसके अलावा किसी और भी मेथड की बात करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होगा। ईपीएस जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, दैट इज ऑनलाइन जो हम पेमेंट्स जो है सिस्टम के थ्रू करते हैं, वो सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। नेक्स्ट पॉइंट, EPS reduces transaction cost and consumes far less time in comparison to non-electronic means of making payments. अब EPS में हमने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन है, वहीं पे जो इसकी कॉस्ट और जो टाइम है क्योंकि ये ऑनलाइन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन हमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, हम फिजिकली जाके बैंक में लाइन में बहुत देर तक खड़े रहते हैं अपनी ट्रांजेक्शन के करने के लिए, अपनी वेट करने के लिए टर्न की, और उसके बाद जो है हमारी कहीं टर्न आती है और उसके बाद हम कोई ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, तो हमारा वो लाइन में खड़े होके बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है जब हम ऑफलाइन करते हैं। बट वहीं पे अगर हम ऑनलाइन बात करें, ईपीएस सिस्टम की बात करें, तो हम किसी भी टाइम के ऊपर जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं और ये 24/4 जो है हमारी अवेलेबल रहती हैं। हमारे 24 घंटे सातों दिन ये हमारी जो है हमारे पास अवेलेबल होने की वजह से हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचता है, हमारा बहुत एफर्ट बचता है। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, तो आपको पता होगा कि जब हम किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं डिफरेंट बैंक्स में, तो कुछ ना कुछ चार्जेस कट होते हैं उस ट्रांजेक्शन के लिए। अब वो जो चार्जेस हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, वो जो कॉस्ट है वो कम होती है फिजिकल ट्रांजेक्शन से ज्यादा, क्योंकि जब आपने कोई काम ऑनलाइन किया तो उसके अंदर आपने कोई भी जो है एम्प्लॉय की या किसी भी सिस्टम की जो है हेल्प नहीं ली है, आपने अपने आप से ही वो काम ऑनलाइन कर दिया जो ऑलरेडी एक सिस्टम बना के रखा गया है। पर वहीं पे जब आप एक बैंक में जाके किसी एम्प्लॉय के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है एफर्ट लगता है। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं डिफर करती है ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स में, और ऑनलाइन जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो कम होती है। तो ईपीएस सिस्टम जो है उसका ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है हमारे ऑफलाइन सिस्टम्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
E-payment refers to transfer of funds via internet by electronic means such as computers, mobile phones. E-payment does not involve cash or paper checks. अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि हम ई पेमेंट की बात कर रहे हैं, विच मीन्स हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ऑनलाइन है तो ये हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स के थ्रू जो है कैरी आउट बहुत आसानी से की जा सकती है। क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसका ये भी मतलब है कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही इसकी किसी भी पेपर चेक के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब पेपर चेक क्या होता है? जो हमारी चेक बुक्स आती हैं हमारे घर पे बैंक की तरफ से, जिसमें से आप एक चेक को टियर करके साइन करके देते हैं और दोबारा बैंक में सबमिट करा के आते हैं, दैट इज योर पेपर चेक, जो एक पेपर के ऊपर चेक होता है। ठीक है, ऐसा ही एक ई चेक होता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो जो पेपर चेक्स और कैश है वो हमारे जो है ई पेमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। ये सारी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स के थ्रू जो है कैरी आउट की जाती है। चलिए अगले स्लाइड देखते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। अभी तक हमने पहले ये कवर कर लिया है कि हमारा ई पेमेंट क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, हम लोग वो चीजें जो है समझ चुके हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसी जो ऑनलाइन पेमेंट जो हमारा ई पेमेंट है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम लोग वो पार्ट जो है अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है अनोनिमिटी। द ट्रांजेक्शन्स मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। अब जितनी भी हमारी जो है ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सारी जो है अनोनिमस रहनी चाहिए, जिसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी ट्रांजेक्शन के बारे में कोई भी जान पा रहा है, ठीक है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को भी मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो है मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल उसकी इन्फॉर्मेशन है किसी भी ट्रांजेक्शन की। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए हमारी ट्रांजेक्शन। पेमेंट transactions should be private and preventing third party from observing and tracking spending habits. अब इसके अंदर और क्या आ जाता है कि जो हमारी पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारी प्राइवेट जो है इंफॉर्मेशन है और हमारा जो है प्रिवेंट करना है कि कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व ना कर सके, देख ना सके और ना ही जो है हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक कर सके। अगर जैसे कि जो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, अगर कोई जो थर्ड पार्टी है वो उसे देख सकती है और उसे एनालाइज कर सकती है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि मैं कितना एक महीने में स्पेंड करना अफोर्ड कर सकती हूँ या मैं कितना पसंद करती हूँ एक महीने में कितना खर्चा करना, या मैं साल के कौन से महीनों में जो है ज्यादा स्पेंड करती हूँ और कौन से महीनों में कम करती हूँ। जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है उनकी सेल्स परस्पेक्टिव से, ठीक है, उनके मार्केटिंग कैंपेन्स की परस्पेक्टिव से। तो जो ऐसी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो हमारा डेटा है वो थर्ड पार्टी से बचाया जाना चाहिए, वो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। Except some necessary information, certain customers would like their cash-like payment system untraceable. अब जो हमारे कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि जितना भी उनका ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन्स का जो डेटा है वो उनका अनट्रेसेबल रहे, उसे कोई भी जो है ट्रेस ना कर पाए। दिस इज व्हाट अ कस्टमर वांट्स। सिर्फ वही छोटी मोटी जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, सिर्फ उतना ही डेटा या उतनी ही जो इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन जो है दी जा सके और ट्रेसेबल रहे। हाउएवर, पर अगर हम गवर्नमेंट की साइड से देखें तो क्या होता है वो देखेंगे। On the other hand, government and law enforcement agencies would prefer to prevent money laundering and tax evasion. अब क्या होता है कि जो यूजर के परस्पेक्टिव से, तो क्योंकि उसका प्राइवेट डेटा है, उसकी प्रिवेसी है, वो अपना कोई भी जो डेटा है वो नहीं ऑनलाइन छोड़ना चाहता और वो चाहता है कि कुछ भी ट्रेसेबल ना रहे। पर वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से देखें या हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से देखें, तो वो क्या चाहती हैं कि कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कहीं से भी जो पैसा है वो इस तरीके से छुपा के ब्लैक मनी की तरह यूज ना किया जाए, या किसी भी तरीके का टैक्स इवेजन ना हो, जिसका मतलब है कि कहीं पे आपको किसी अमाउंट पे टैक्स देना चाहिए था, आपका टैक्स बनता था पर आपने उसका टैक्स नहीं भरा, ऐसी चीजें ना हो। तो इसका क्या कैसे होगा ये, अगर आप उसको अच्छे से हमारा जो डेटा है उसे मेजर करेंगे, अच्छे से आपकी सारी जो डेटा आपकी ट्रांजेक्शन की डेटा है उसको आप ट्रैक करेंगे, तभी ये पॉसिबल है, तभी आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो मनी है वो कहाँ से आई है और किस पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में सारे टैक्स देने के, राइट। तो वहीं पे जहाँ पे यूजर चाहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन ना रहे, वहीं पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो चाहती हैं कि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेसेबल हो।
This aspect of e-commerce may be taken care of in the near future. अब जो ऐसी चीजें हैं, दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं और दोनों पर्सपेक्टिव अपनी अपनी जगह पे सही भी हैं. लोगों की बात भी सही है कि उनका डेटा जो है वो उनका प्राइवेट डेटा है, और वहीं पे जो गवर्नमेंट है उसकी भी बिल्कुल बात सही है कि जो टैक्स इन्वेजन और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स हैं इनको भी टैकल करना जरूरी है. तो नियर फ्यूचर में एक और ज्यादा जो है स्टेबल, दोनों साइड की बातों को रखते हुए एक नया सिस्टम जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ऐसी जो कंफ्यूजन्स हैं या ऐसी चीजें हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी. ऐसा नियर फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ये चीजों का केयर किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूनिवर्सैलिटी. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम शुड बी वर्केबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है वो सारे वर्ल्ड में जो है वर्केबल होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, चाहे आप किसी भी कॉन्टिनेंट में हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो ईपीएस है ये सिर्फ इंडिया में चलता है, बाहर के देश में नहीं चलता है. ऐसा नहीं होता है. यूनिवर्सली जो है वो डिफाइंड होना चाहिए. That is, it should be usable by any customer or merchant regardless of what browser software they use or what country they are in. जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया में चलता है और किसी और कंट्री में नहीं चलता है, वैसे ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका सेलर है या जो आपका मर्चेंट है अगर वो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा है तो चल रहा है, पर अगर वहीं पे वो फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहा है तो वो नहीं चल रहा है. ऐसी किसी भी तरीके की जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके लोकेशन के ऊपर, ना ही आपके सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी या किसी भी डिवाइस के ऊपर, या किसी भी तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस ऐसी नहीं होनी चाहिए. आपका सिस्टम यूनिवर्सली जो है डिफाइंड होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सपोर्टिंग माइक्रो पेमेंट्स. जो हमारी छोटी पेमेंट्स होती हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट. जो हमारी छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं उसे भी जो आपका सिस्टम है वो अच्छे से सपोर्ट करता हो. ठीक है. Keeping track and billing for numerous small payments is tedious, small and costly with conventional payment systems. अब जो हमें ट्रैक रखना है, हमारी छोटे छोटे जो हमारे रोजाना की जो बिलिंग्स होती हैं, जो छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनका बहुत सारा ट्रैक रखना जो है एक बहुत ही टीडियस जॉब है. टीडियस का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा तामझाम वाली जॉब है. ठीक है. बहुत ज्यादा उसके अंदर एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा स्लो है और बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है. कॉस्टली कैसे पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जो है एक पर्सन को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है. ठीक है. कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम्स के थ्रू the cost of doing such small transactions sometimes exceed the value of transaction itself. अब सपोज कीजिए कि जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो इतनी छोटी थी, लाइक 20-20 10-10 रुपए की मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गई. कई बार ट्रांजेक्शन खुद ही इतनी बड़ी नहीं होती, पर उसको जो मैनेज करने का जो टाइम और जो एफर्ट एक बंदे ने लगाया वो इतना ज्यादा हो जाता है, उसकी खुद की लेबर इतनी बन जाती है कि वो उस वैल्यू को भी एक्सीड कर जाती है ट्रांजेक्शन की. Correct. The electronic payment system should support micropayments so that users can make payments of small denominations in rapid successions as required in online gaming or for payment per page service fees. अब क्या है कि जो हमारा माइक्रो पेमेंट सिस्टम्स है उनकी अच्छी खासी सपोर्ट होनी चाहिए कि अगर एक यूजर है उसको बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है तो वो आराम से जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, एक रैपिड सक्सेशन के अंदर भी कर सकता है. जब भी उसे कोई चीज के लिए चाहिए, जैसे हम ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो हमें बहुत रैपिड जो है छोटी ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं, या फिर अगर हम लोग किसी भी पर पेज सर्विस जो है उसमें जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप एक पेज को रीड करते जाते हैं पर पेज आपको एक कॉस्ट लगती रहती है. तो ऐसी छोटी ट्रांजेक्शन्स को जो है अच्छे से सपोर्ट करती है. ठीक है. चलिए आगे देखेंगे. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा बेनिफिट आता है कैश फ्री लाइफ. With the increasing use and popularity of plastic money, that is debit card or credit cards, a cashless society is becoming a reality in which people are not required to carry in their wallets 50 or dirty notes and heavy coins. अब इसमें हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है इसके आ जाने से क्या हुआ कि जो कैश फ्री हमारी लाइफ है वो एग्जैक्टली एक रियलिटी बन गई है. अब हमें कहीं पे भी जो है कैश उठाना नहीं पड़ता है. ठीक है. हमें वो पुराने फटे नोट अपने पास नहीं रखने पड़ते, हैवी कॉइन्स को हमें कैरी नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब हम अपने पास प्लास्टिक मनी रख सकते हैं. प्लास्टिक मनी से हमारा मतलब है डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, उनके लिए एक शॉर्ट टर्म प्लास्टिक मनी को यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट आता है वो आता है इंक्रीज स्पीड एंड कन्वीनियंस. Since you can pay for goods and services online at any time of day or night for any part of the world,
You don't have to spend time queuing in banks or merchant offices waiting for your turn to transact. अब इसमें क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि अब हमारे पास ऑनलाइन पे करने का एक मेथड है जब आप कभी भी पे कर सकते हैं, 24/7 आपके पास डे नाइट जो है अवेलेबिलिटी रहती है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि अब आपको लंबी लंबी लाइंस के अंदर मर्चेंट ऑफिस के बाहर या किसी भी बैंक के बाहर खड़े होकर अपने टर्न का वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज सेल्स। As such, e-payment enables businesses to make sales to the customers who choose to pay electronically and gain a competitive advantage over those that only accept traditional methods. अब इससे क्या है, कहीं ना कहीं सेल्स में भी इंक्रीज हो रहा है। अब जो ऐसे मर्चेंट्स हैं जो अपने कस्टमर को एक रेंज ऑफ पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, उनको एक ऑप्शन देते हैं कि चाहे वो कैश से पे करें या वो ई पेमेंट करें, उनकी जो सेल्स हैं उनके इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं उन शोरूम्स या उन शॉप्स के मर्चेंट्स के कंपैरिजन में जो अपने कस्टमर्स को ये रेंज ऑफर नहीं करते। एक जगह पे सेल होने के ज्यादा चांसेस हैं जहां पे ज्यादा आप पेमेंट मेथड अपने कस्टमर को दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हो सकते हैं जो सिर्फ जो है ई पेमेंट के थ्रू ही कुछ परचेज करना चाहें। तो जो हमारे मर्चेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ कैश ले रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे हैं, वहां पे उनको कहीं ना कहीं एक लॉस हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के बेनिफिट्स को ही। तो हमारा जो अगला बेनिफिट है वो है रिड्यूस्ड कॉस्ट। इट रिड्यूसेस कॉस्ट फॉर बोथ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। ये जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ये दोनों ही जो पार्टीज हैं उनके लिए जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है, चाहे फिर वो बिजनेस की बात हो या फिर वो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। फॉर बिजनेस इट सेव्स ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट मेनली ड्यू टू रिडक्शन इन टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट। अब ये बिजनेस के लिए जो है वो कॉस्ट कैसे कम करता है, जितनी भी हमारी ऑपरेशंस और प्रोसेसिंग की कॉस्ट है जो हमारी किस लिए आती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, राइट। बट इसमें क्या है, क्योंकि वो ऑपरेशनल और प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई है टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की जो हमारी कॉस्ट थी वो कम हो गई, जो हमें बार बार यूज करनी पड़ती, उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट के कम होने पे हमारी जो ओवरऑल प्रोसेसिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो डाउन चली गई। तो हमारे बिजनेसेस को भी जो है फायदा हो गया, उनके लिए जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई, और एक इंडिविजुअल के लिए भी जो कॉस्ट है वो वहीं पे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेराइटी ऑफ पेमेंट ऑप्शंस। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। Electronic payment systems allow merchants, governments, and financial institutions to offer a wide range of payment options to their customers. अब जो हमारा EPS सिस्टम है वो हमारे मर्चेंट्स को, गवर्नमेंट को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जो है इस चीज के लिए इनेबल करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को एक बहुत ज्यादा जो है रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई पेमेंट वॉलेट्स, ई चेक्स, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये सारे जो हमारे पेमेंट मेथड्स हैं, एक रेंज है इन पेमेंट मेथड्स की, पेमेंट ऑप्शंस की, जो हमारे जो बिजनेसेस हैं वो हमारे कस्टमर्स को दे पा रहे हैं, ठीक है। दीज सिस्टम्स इंक्लूड डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ई कैश, ई वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट ऑफ बिल्स थ्रू दी फोन। ये सारी चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे, और हम इनमें से काफी चीजें जो है पुराने चैप्टर्स में भी थोड़ी बहुत देख चुके हैं, कि ई बैंकिंग में भी हमने कुछ चीजें इसमें से हमने देख ली थी, करेक्ट। तो हमें इन चीजों के बारे में आइडिया है और इनकी डेप्थ में हम आज पढ़ भी लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सपोर्ट। EPS shorten the order processing and delivery time, which results in improved customer support and higher efficiency in both businesses to businesses, that is B2B, and business to consumer B2C models. अब EPS के साथ क्या हुआ कि जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग और डिलीवरी टाइम था वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो उससे क्या हुआ, जो हमने कस्टमर को सपोर्ट दी, ठीक है, जो बिजनेसेस ने कस्टमर सपोर्ट दी वो इम्प्रूव हो गई, और उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। चाहे फिर वो हम B2B मॉडल की बात करें या फिर B2C मॉडल की बात करें, दोनों में ही जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई कस्टमर सपोर्ट के कम टाइम लेने से, ठीक है। कम टाइम उन्होंने क्यों लिया, बिकॉज EPS ने प्रोसेसिंग टाइम जो है कम कर दिया, डिलीवरी टाइम जो है वो कम कर दिया। चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है यूजर फ्रेंडली।
E-payment system is user-friendly at all and it does not require any specialized knowledge of encryption or data transfer protocol. अब जो हमारा EPS सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है? इसको यूज़ करने के लिए कोई भी आपको स्पेशल जो नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एन्क्रिप्शन की हो चाहे वो डाटा प्रोटोकॉल की जो ट्रांसफ़र की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हो, आपको किसी भी टेक्निकल एस्पेक्ट की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है। It hides all complicated procedures, complex payment process and other associated complications with the payment environment. अब इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, वो सारे जो हैं वो हिडन होते हैं, उसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं होती। इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा जो है एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, जो इसका बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइम सेविंग। ई-पेमेंट फैसिलिटेट मेजर सेविंग्स इन टाइम एंड एफर्ट। ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट जो है हमारा सेव होता है। With e-payment, the amount of time required on bill management or payment has been significantly reduced. Moreover, you don't even need to waste your time for waiting in lines at a bank or post office. वही चीज इसमें यहाँ पे बताई गई है कि जब हम लोग पुराने जमाने में अगर ट्रेडिशनल वे से अगर हम लोग बिल पेमेंट करने जाएं किसी भी टाइप का, चाहे फिर वो हमारा वाटर बिल हो या हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या किसी भी तरीके का हमारा बिल हो, तो हम यूजली क्या होता है कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के या उस पर्टिकुलर ऑथराइजेशन के ऑफिस के बाहर बहुत ज्यादा एक बड़ी लाइन के अंदर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपनी टर्न का वेट करते हुए। तो ई पेमेंट ने वहीं पे हमारे लिए क्या किया कि आप कहीं पे भी किसी भी जगह से किसी भी वक्त पे जो है पेमेंट अपना जो बिल है उसे पे कर सकते हैं, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम और हमारा बहुत ज्यादा जो एफर्ट है उसने बचा लिया। Next point is efficiency. In any payment system, time and cost are the two crucial factors. किसी भी तरीके का पेमेंट सिस्टम हो उसमें जो हम KPI जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा की फैक्टर्स जो हैं जिससे हम मेजर करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो टाइम एंड कॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स किसी भी सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए होते हैं। An efficient e-payment system is one which is economical in terms of effort, time and cost. एक अच्छा और एक एफिशिएंट ई पेमेंट सिस्टम कौन सा होगा जिसके अंदर जो है जब हम उसे एफर्ट्स, टाइम और कॉस्ट के परस्पेक्टिव में हम उसे स्टडी करें, हम उसे इवेल्युएट करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छी एफिशिएंसी निकल के आए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारे ऑनलाइन पेमेंट बेनिफिट्स के अंदर, वो आता है सिक्योरिटी। द पेमेंट सिस्टम शुड बी सिक्योर। जो भी हम पेमेंट मेथड को यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, और वो एक बहुत बड़ी मैंडेटरी चीज है बिकॉज उसके अंदर हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसका पूरा डेटा है, हमारे पैसे इन्वॉल्व हैं, तो उस सिस्टम का सिक्योर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कवरिंग ऑल 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। अब जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि वो सिस्टम सिक्योर है, उससे हम क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे चारों जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं और अच्छे से जो है उनके अंदर फिट हो रहे हैं। अब वो हमारे 4 एस्पेक्ट्स क्या हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर क्या आ जाता है? The customer must be positively identified such that all financial transactions are carried out with correct customer. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको हम आइडेंटिफाई करें कि वो जो ट्रांजेक्शन है उसका कस्टमर कौन है, वो किस पर्सन की जो है ट्रांजेक्शन है, चाहे वो ट्रांजेक्शन में उसको पैसे आ रहे हैं या उसकी तरफ से पैसे जा रहे हैं, किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो किस पर्सन से रिलेटेड है, किस कस्टमर की ट्रांजेक्शन है। करेक्ट, जो हमारा करेक्ट कस्टमर है उसे आइडेंटिफाई करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारा आ जाता है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बैंक अकाउंट नंबर्स और पासवर्ड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब जब आपने देख लिया कि एक जो ट्रांजेक्शन है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की है, उसके बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस पर्सन से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो नंबर है या उसके बैंक अकाउंट का नंबर है, उसका पासवर्ड है, किसी भी तरीके की ऐसी कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो जो है आपके पास प्रोटेक्टेड रहे और प्राइवेट रहे। किसी भी अनऑथराइज्ड जो पर्सन है या कोई भी क्राइम एक्टिविटी अनऑथराइज्ड वे में होती है उसके थ्रू जो है उसका डेटा एक्सेस नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। ये एक सिक्योरिटी की बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, देयर मस्ट ऑल्सो बी अ मीन्स बाय विच द कस्टमर कैन रिसीव ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द मर्चेंट टू इंश्योर दैट द मर्चेंट हैज बीन ऑथराइज्ड टू प्रोसेस द पेमेंट। अब यहाँ तक हमने बात की कि जो हमारा कस्टमर है उसके बारे में, बट अब जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे भी तो यकीन होना चाहिए कि जिस मर्चेंट के बारे में या जिस मर्चेंट के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है वो एक ऑथराइज्ड जो है मर्चेंट है। तो इसमें क्या है कि उसको किसी तरीके की एक ऑथेंटिकेशन जो है रिसीव होनी चाहिए कि जिस मर्चेंट के साथ वो डील कर रहा है उस मर्चेंट को ऑथराइजेशन मिली हुई है उस प्रोसेस को ऑफ पेमेंट को जो है कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, नाउ फोर्थ हम लोग देखेंगे। अब फोर्थ में हम क्या बोल रहे हैं, बोथ द मर्चेंट एंड द कस्टमर शुड बी प्रोटेक्टेड इन द इवेंट ऑफ अ लॉस आइदर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सिस्टम फेलियर और फ्रॉड। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारा मर्चेंट है और जो हमारा कंज्यूमर है उन दोनों को ही हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। किस टाइम पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, अगर किसी तरीके का कोई लॉस हो जाता है। ठीक है, एंड इन द इवेंट ऑफ अ लॉस, किस तरीके की लॉस की हम बात कर रहे हैं, किसी तरीके का जो हमारा सिस्टम है वो फेल हो जाता है या किसी तरीके का फ्रॉड हो जाता है, तो उस सिनेरियो में हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की जो है जरूरत पड़ती है। अब जो कुछ हमारे ईपीएस सिस्टम्स हैं वो गारंटी देते हैं मर्चेंट को कि पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं जो है हमारा जो कस्टमर है उसे भी ये अश्योरेंस मिलती है कि अगर उसने अपना कोई भी जो मनी है या जो कोई पैसा है उस ट्रांजेक्शन फेलियर या उस फ्रॉड की वजह से गवाया है तो उसको रिकवरी हो जाएगी। तो ये थे हमारे 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी जो कि बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं और एक बहुत बड़ा जो है ऑनलाइन पेमेंट का एक हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ये देख चुके हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ई पेमेंट के। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ई पेमेंट सिस्टम्स के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स। सबसे पहले आता है पोस्ट पेड पेमेंट सिस्टम्स। पोस्ट पेड किस तरीके से वर्क करता है कि आप बाद में पे करते हैं। ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शन होने के, आपके मनी यूज करने के बाद आप जो है पेमेंट करते हैं, वो आता है पोस्ट पेड पेमेंट सिस्टम्स के अंदर, जहां पे हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की, साइबर कैश की और ई चेक्स की। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टॉपिक्स हैं हमारे डिवाइडेड हैं इन 3 सेक्शंस में और इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और इस करंट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं पोस्ट पेड पेमेंट सिस्टम्स, और जो बाकी के इंस्टेंट पेड सिस्टम्स एंड प्रीपेड सिस्टम्स हैं वो हम लोग बाकी की जो वीडियोस हैं उनके अंदर कवर करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो पेमेंट मेथड है वो है पोस्ट पेड पेमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट इज इंस्टेंट पेड पेमेंट सिस्टम। अब इंस्टेंट में क्या है कि जैसे ही आपने कुछ परचेज की, साथ के साथ आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की, आपको साथ की साथ जो है पे करना पड़ता है, जैसे कि डेबिट कार्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आप साथ के साथ पे करते हैं। और वहीं पे हम लोग ये भी देखेंगे कि डिफरेंस क्या है डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड के अंदर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रीपेड पेमेंट सिस्टम। अब प्रीपेड क्या है, प्रीपेड में क्या आ जाता है कि आप पहले ही जो है पे कर देते हैं। वो कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि ई कैश, डिजिटल कैश, नेट कैश, और उसके बाद हमारे स्मार्ट कार्ड्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सबको भी हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके लास्ट में हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, तीनों ही जो हमारे सिस्टम्स का एक एक हमारे एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पोस्टपेड पेमेंट सिस्टम्स के अंदर बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड is a plastic card which is issued by a bank. It is issued to customers of high credit ranking. The necessary information is stored in magnetic form on the card. अब सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि एक बैंक आपको इश्यू करता है। ठीक है, अब जो क्रेडिट कार्ड है वो हर किसी को इश्यू नहीं होता है, वो उन्हीं लोगों को बैंक इश्यू करता है जिनकी हाई क्रेडिट रैंकिंग होती है। अब इसका क्या मतलब है कि उनके बैंक के अंदर जो उनका अकाउंट है उसके अंदर ऑलरेडी एक अच्छी खासी अमाउंट पड़ी होती है, उनकी जो हिस्ट्री है उस अकाउंट की उसके अंदर भी हमेशा से एक अच्छी खासी अमाउंट उस अकाउंट के अंदर रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से कि जो आपके क्रेडिट की जो लिमिट होती है वो भी बढ़ती रहती है, उसे क्रेडिट रैंकिंग हम बुलाते हैं।
तो जिन लोगों की क्रेडिट रैंकिंग जो है हाई होती है उन्हें बैंक एक क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है। The necessary information is stored in magnetic form on the card. अब जो भी आपकी necessary information होती है उस कार्ड की, जिसके अंदर आपका अकाउंट नंबर हो गया या उसका एक्सेस हो गया या किसी भी तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो उस कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर जो है, एक चुंबकीय फॉर्म के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, a card holder can purchase the items from shops or showrooms and need to pay cash. He has to flash the card in a machine at the place where he is making the purchases. अब इसमें क्या है कि जो कार्ड होल्डर है, जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है, वो किसी भी शॉप पे या किसी भी शोरूम में जा सकता है, चीजें खरीद सकता है और उसे उस चीज के लिए जो है कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ क्या करना है, अपना जो कार्ड है, जो अपना क्रेडिट कार्ड है, वो देना है और एक मशीन के थ्रू जो है वो उसको प्रोसेस करेंगे, पेमेंट को, आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसको प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कैश की पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद क्या होगा, बैंक इश्यूज क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब ऐसा नहीं है कि आपने कितने की भी शॉपिंग कर ली। सपोज कीजिए कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 रुपीज है और आपका जो बिल है वो 60,000 का बना है, तो ऐसा नहीं है कि आप 60,000 की शॉपिंग उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर सकते हैं। हर क्रेडिट कार्ड की जो है एक कुछ लिमिट होती है कि कितनी मैक्सिमम लिमिट है जहां तक आप स्पेंड कर सकते हैं। The customers can purchase goods and services from the authorized showrooms without carrying physical cash with them. इसका मेन बेनिफिट यही है कि आपको अपने साथ जो है फिजिकल कैश जो है वो उठा के घूमना नहीं पड़ता। जो भी कोई एक ऑथराइज्ड शोरूम है, आप उसके साथ जो है किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज जो है ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके। अब क्रेडिट कार्ड क्या है, पोस्ट पेमेंट मेथड है, राइट। तो जितनी आपको लिमिट दी गई है आप उतना खर्चा जो है अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर सकते हैं और आपको वो पैसे जो है वो क्रेडिट कार्ड जो आपका बैंक ने इश्यू किया है उस बैंक को बाद में देने हैं। ठीक है, बाद में लौटाने होते हैं। The bills are presented by the showrooms to the authorized paying branch. This bill is presented by the paying branch to the issuing branch. अब क्या होता है कि जो अब आपका बिल है, ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन कर दी, ठीक है, आप अपना सामान लेके चले गए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका जो बिल है वो जो शोरूम है वो एक ऑथराइज्ड पेइंग ब्रांच को शो करता है। ठीक है, और जो हमारी वो पेइंग ब्रांच जो है उसी बिल को आगे इशुइंग ब्रांच के पास जो है फॉरवर्ड कर देती है। इशुइंग ब्रांच इन्फॉर्म्स द कस्टमर अबाउट द डेबिट। अब जो हमारी ब्रांच है उसने हमारे कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन दी है कि इस इतनी अमाउंट की जो है ट्रांजैक्शन हुई है आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर। बैंक्स टेक नॉमिनल चार्जेस फॉर क्रेडिट कार्ड्स। अब जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इसके लिए जो बैंक हैं वो एक नॉमिनल सी, मतलब बहुत ही कम अमाउंट की जो है चार्जेस कॉस्ट कराते हैं। तो ये था कि हमारा क्रेडिट कार्ड किस तरीके से वर्क भी करता है और वो क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये है प्रोसीजर ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ये वही है जो हमने हमारी इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक बार फिर से देख लेते हैं। Customer having the credit card goes to showroom or shop where purchase payments are accepted by credit card. अब जो हमारा कस्टमर है वो एक ऐसी शॉप में या शोरूम में जाता है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट की जाती हैं। He purchases the goods and hands over the credit card to the merchant for flashing it in the machine. अब उसने जो भी सामान खरीदना था, गुड्स खरीदनी थी, सर्विसेज लेनी थी, वो ले ली। अब वो क्या करता है, अपना क्रेडिट कार्ड जो है शॉपकीपर को या जो हमारा मर्चेंट है उसे दे देता है ट्रांजैक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए। The merchant requests and obtains authorization from the issuing bank and makes settlement. अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मर्चेंट है वो रिक्वेस्ट करता है हमारा और ऑथराइजेशन ले लेता है इशुइंग बैंक से, ठीक है, और सेटलमेंट करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा बैंक है वो एक रिसीट जो है फॉरवर्ड करता है हमारे क्रेडिट कार्ड होल्डर, मतलब कि हमारे कस्टमर को, जो कि ये बताता है कि हमने जो पेमेंट है वो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड से हो चुकी है। अब वहीं पे अगर हम एक बात करते हैं तो इस फिगर के अंदर क्या किया गया है, हमने एक ऑनलाइन यहाँ पे पाथ दिखाया गया है जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है और साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को आप ऑफलाइन जो है यूज करते हैं। चलिए दोनों देख लेंगे।
कस्टमर होल्डिंग क्रेडिट कार्ड, ये आपका कस्टमर है जिसके पास एक क्रेडिट कार्ड है। पहला क्या है, सिलेक्ट गुड्स ऑन वेबसाइट। अब उसने क्या किया, ऑनलाइन एक वेबसाइट खोली अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और उसने जो है गुड्स सिलेक्ट करनी, उसने सामान सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये चीजें खरीदनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेक्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट बाय यूजिंग फोन और फिलिंग इन फॉर्म ऑन वेबसाइट। अब उसने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भरी जो भी उससे पूछी गई, और उसने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की। अब इससे क्या हुआ, जो मर्चेंट था उसने रिक्वेस्ट की ऑथराइजेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, सेटलमेंट विद बैंक क्रेडिट इशुइंग एजेंसी। अब जो वो क्रेडिट कार्ड है जिस बैंक ने दिया है उसके साथ जो मर्चेंट है वो सेटलमेंट कर रहा है, ऑथराइजेशन ले रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, फॉरवर्ड रिसिप्ट एंड ऑब्टेन्स पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट क्या होता है कि जो बैंक है वो इन्फॉर्म करता है हमारे कस्टमर को कि इस तरीके की जो एक ट्रांजेक्शन है वो आपके क्रेडिट कार्ड से हुई है, और क्रेडिट कार्ड से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया कि जब हम एक ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। सेम हमारा शोरूम वाली एग्जांपल हम देखें तो इसमें सिर्फ इतना ही चीज चेंज हुई है कि अगर हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो जो हमारा कस्टमर है वो एक वेबसाइट विजिट करता है, ऑफलाइन में वो कोई शॉप या कोई शोरूम विजिट करता है, ठीक है। और जब हमारी इंफॉर्मेशन देने की बारी आती है क्रेडिट कार्ड की, तो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर उसको टाइप करके एंटर करता है इंफॉर्मेशन को, और ऑफलाइन सिस्टम के अंदर वो मर्चेंट को दे देता है, और उसके पास एक मशीन रहती है पॉइंट सिस्टम सेल्स की, जिसके अंदर वो उसको फ्लैश करते हैं, ठीक है। और हमारी जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट करने के लिए बाकी का जो प्रोसेस है कि मर्चेंट रिक्वेस्ट करेगा ऑथराइजेशन, सेटलमेंट करेगा और रिसीट फॉरवर्ड करेगा, वो सेम प्रोसीजर को जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे अगर आप एरो देखें तो वो यही है कि जो ये रिसीट है वो हमारे कस्टमर के पास जा रही है, करेक्ट। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, पोस्टपेड पेमेंट सिस्टम्स के अंदर अभी हमने क्रेडिट कार्ड का जो टॉपिक है वो कवर किया है। अब हम बारी है नेक्स्ट पे बढ़ने की, जो कि है साइबर कैश। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। Unlike credit card, cyber cash is not directly involved in handling funds. अब क्रेडिट कार्ड में क्या था, वो डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व था फंड्स को हैंडल करने में, उसकी हम इंफॉर्मेशन देते थे, राइट। अब साइबर कैश में क्या होता है, इन साइबर कैश सिस्टम आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी परचेज द कस्टमर मेक्स पेमेंट टू द मर्चेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड विदाउट डिस्क्लोजिंग द क्रेडिट कार्ड नंबर टू द मर्चेंट। अब जब आपने डिसाइड कर लिया, किसी कस्टमर ने डिसाइड कर लिया कि उसको कौन सी चीजें बाय करनी है, इसके बाद वो क्या करता है, जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उससे पेमेंट करता है, पर क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है वो मर्चेंट को डिस्क्लोज नहीं करता। तो जो ट्रांजेक्शन है वो आखिरकार कैसे होती है, आगे देखेंगे। द क्रेडिट कार्ड नंबर इज सेंड टू द मर्चेंट इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। अब जो वो क्रेडिट कार्ड नंबर है कस्टमर का, वो मर्चेंट के पास जा तो रहा है, पर कैसे जा रहा है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जा रहा है, ठीक है। The merchant forwards the encrypted payment with his private key to the bank CyberCash gateway server. अब जो मर्चेंट है वो क्या करता है, जो उसके पास इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर क्रेडिट कार्ड नंबर आया है उसको, और अपनी प्राइवेट की, ठीक है, अपनी प्राइवेट की और उस नंबर को जो है अपने बैंक के जो साइबर कैश गेटवे सर्वर है उसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। आई होप आपको प्राइवेट की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, कि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसेस करानी है, कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके पास आया है, तो आप अपनी प्राइवेट की दे रहे हैं कि इस की को आप यूज कर सकते हैं, हमारी एंड से आप एक ऑथराइजेशन दे देते हैं, ठीक है। इसे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगी जिसके अंदर मैं ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी प्राइवेट की और पब्लिक की के। चलिए अभी देखते हैं आगे। The bank cyber cash gateway server decrypts the information. अब जो हमारा जो बैंक का साइबर कैश गेटवे सर्वर, जैसे हमने ये हमारी प्राइवेट की और इंक्रिप्टेड फॉर्म में क्रेडिट कार्ड नंबर भेजा है, वो क्या करती है, उसको डिक्रिप्ट करती है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में लेके आती है, प्रोसेसेस द ट्रांजेक्शन एंड फॉरवर्ड्स इट टू द मर्चेंट्स बैंक। और जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको कैरी आउट करती है, प्रोसेस करती है, और उसके बाद उसको जो मर्चेंट का बैंक है उसको फॉरवर्ड कर देती है। The merchant's bank forwards the authorization request to the customer's bank. अब मर्चेंट का बैंक क्या करता है, उसी रिक्वेस्ट को कस्टमर के बैंक के पास जो है फॉरवर्ड करता है, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट करता है।
The approval or denial code is sent back to the CyberCash gateway server. अब जो कस्टमर का बैंक है या तो वो उसको ओके कर देगा, अप्रूव कर देगा कि हाँ ठीक है आप ये ट्रांजेक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उसको डिनाई कर देगा। जो कस्टमर का बैंक है वो डिसाइड करता है, जो भी उसका रिजल्ट है वो जो है वो कहाँ चला जाता है, वापस से वो सेलर को दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं, विच रिटर्न्स द अप्रूवल और डिनायल कोड टू द सेलर हु देन पासेस इट टू द कस्टमर, और जो सेलर से जो है दोबारा जो है वो कस्टमर के पास चला जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है वो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये जो सारा ही प्रोसेस है वो सारे ही 15 से 20 सेकेंड्स के अंदर जो है परफॉर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अभी हमने साइबर कैश की जो पेमेंट का हमने सारा सिस्टम जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, उसी को जो प्रोसीजर है अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में डिपिक्ट करें तो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरीके से भी देख सकते हैं। दोबारा से देखेंगे। प्रोसीजर ऑफ साइबर कैश पेमेंट। कस्टमर सिलेक्ट गुड्स और सर्विसेज फॉर परचेज। जो कस्टमर है वो सिलेक्ट करता है उसको क्या खरीदना है। सेंस इनक्रिप्टेड पेमेंट टू मर्चेंट। ठीक है, वो अपने क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्रेडिट कार्ड नंबर को जो है मर्चेंट के पास भेजता है। मर्चेंट फॉरवर्ड्स इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन एज वेल एज हिज प्राइवेट की। ठीक है, किसको, साइबर कैश गेटवे सर्वर को है वो भेजता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग फॉरवर्ड्स इट टू, जो ये गेटवे है वो उस रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या करता है, मर्चेंट के बैंक को फॉरवर्ड कर देता है। अब मर्चेंट का बैंक क्या करता है, वो उसको आगे जो है फॉरवर्ड करता है, ऑथराइजेशन को रिक्वेस्ट करता है कस्टमर के बैंक से। कस्टमर का बैंक क्या करता है, सेंड्स दी अप्रूवल और डिनायल कोड। ठीक है, अब या तो उसने अप्रूव कर दी उस रिक्वेस्ट को या फिर डिनाई कर दी। वो किसको वापस भेजता है, साइबर कैश गेटवे सर्वर को वापस भेज देता है, या तो अप्रूवल या फिर डिनायल। उसके बाद क्या होता है, जो साइबर कैश गेटवे सर्वर है वो उसी को आगे फॉरवर्ड करता है कि वो अप्रूव हुआ या डिनाई हुआ मर्चेंट के पास। ठीक है, मर्चेंट को बता देता है, और जो मर्चेंट है वो सेम चीज जो है कस्टमर को बता देता है कि आपकी जो पेमेंट है, जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई या फिर नहीं हुई। तो ये एक इजी वे है इस ट्रांजेक्शन को समझने का। ठीक है, पूरे प्रोसीजर को और याद रखने का। और अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है और अगर लिखने की बजाय अगर आप साथ ही इस तरीके से उन्हें बना के डायग्रामेटिकली दिखा देंगे तो टीचर को या आपके एग्जामिनर जो आपको चेक करेगा उसी के लिए भी इजी रहेगा और क्लैरिटी रहेगी कि आपको जो प्रोसेस है वो समझ आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पोस्ट पेड पेमेंट सिस्टम्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट चेक्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है। चलिए इसके बारे में भी जल्दी से देख लेते हैं। A check is a signed paper document that orders the signer's bank to pay an amount of money to a person specified in the check or bearer from the signer's account on or after a specified date. अब एक चेक क्या होता है, पहले ई चेक इंटरनेट चेक की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक चेक क्या होता है। अब एक चेक जो है वो एक पेपर होता है, पहले तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सिग्नेचर्स किए जाते हैं। साइंड पेपर डॉक्यूमेंट होता है जिसका क्या मतलब होता है, वो एक ऑर्डर करता है कि जिसने साइन किए हैं उसके बैंक से पेमेंट की जाए। कितनी पेमेंट की जाए वो उसी के ऊपर लिखा होता है, और किसको पेमेंट की जाए उस पर्सन के बारे में भी उसी चेक के ऊपर जो है मेंशन होता है। किस डेट पे किया जाए या किस डेट के बाद किया जाए वो भी उसी के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, आप एक डेट मेंशन करते हैं कि ये चेक जो है कब से वैलिड है, अब उसे हम बुलाते हैं चेक सबसे पहले। अब बात करेंगे इंटरनेट चेक क्या होता है। The electronic check or e-check is based on the idea that electronic documents can be submitted for paper or public key cryptographic signatures can be substituted for handwritten signatures. अब सेम जो हमारा चेक का प्रोसेस है वो आप जब ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एक पब्लिक की और एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर जो है इन्वॉल्व रहता है, उसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। The e-check is designed to fit into current check practices and systems with minimum impact on payers, payees, bank and the financial system. अब जो हमारा ई चेक का जो सिस्टम डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो हमारे करंट चेक की जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरीके से हम फॉलो करते आए हैं सिस्टम को, ज्यादा जो है इम्पैक्ट ना पड़े किसी भी पार्टी के ऊपर, चाहे वो पेयर हो, पेई हो, बैंक हो या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हो। ठीक है, द पेयर राइट्स एन ई चेक,
by structuring an electronic document with the information legally required to be in a check and cryptographically signs it. अब इसका जो प्रोसेस है वो क्या रहता है कि जो एक पेयर है वो ई चेक को जो है स्ट्रक्चर करता है वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो कि लीगली एक चेक के अंदर रिक्वायर्ड होती है और उसके बाद उसको क्रिप्टोग्राफिकली जो है साइन कर देता है. The payee receives the e-check, verifies the payer's signature, writes out a deposit and signs the deposit. अब इसके बाद क्या होता है कि जो पेई है उसको ई चेक मिलता है, वो वेरीफाई करता है पेयर के सिग्नेचर्स को, जो राइट्स आउट अ डिपॉजिट, डिपॉजिट को लिए लिखता है और उसको साइन करता है कि ये मेरे अकाउंट में जो है डिपॉजिट किया जाए. The pays bank verifies the payers and pays signatures. अब जो बैंक है, ठीक है, पेई का जो बैंक है वो वेरीफाई करेगा पेयर के भी सिग्नेचर्स को और पेई के भी सिग्नेचर्स को. क्रेडिट्स द पेज अकाउंट एंड फॉरवर्ड्स द चेक फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. अब जो पेई का जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे डल जाते हैं, ठीक है, उसको क्रेडिट कर देता है और फॉरवर्ड कर देता है चेक को क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए. दिस क्रेडिट विल नॉट बी क्लियर क्रेडिट, it will be a float or temporary credit to be confirmed only after it has been cleared by the paying bank in the settlement process. अब जो क्रेडिट है वो क्लियर क्रेडिट नहीं है, वो एक फ्लोट या एक टेम्परेरी क्रेडिट है. इसको कंफर्म जो है तभी होगा जब हमारा जो बैंक है, जो हमारा पेइंग बैंक है, उसने इसको क्लियर कर दिया है और अच्छे से जो सेटलमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है. The payer's bank verifies the payer's signature and debits the payer's account. जो पेयर का जो बैंक है वो वेरीफाई करता है पेयर के सिग्नेचर्स को और उसके अकाउंट से वो उतनी अमाउंट को डेबिट कर लेता है. The advantage of e-check is that the signature on every e-check can be verified at all point. अब e-check जो हमारा ऑनलाइन है, ठीक है, तो उसमें क्या हमारा बेनिफिट रहता है कि जो हम सिग्नेचर्स हैं वो हर स्टेप के ऊपर बार बार वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. वाइल इन पेपर चेक हैंड रिटन सिग्नेचर्स आर डिफिकल्ट टू बी वेरीफाइड. अब उसमें क्या होता है जब एक पेपर चेक होता है तो आप एक जगह पे चेक कर लेते हैं, दो जगह पे चेक कर लेते हैं, पर हर टाइम उसको बार बार जो है इवेल्युएट करना, बार बार उसको चेक करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे ई चेक्स का. चलिए आगे देखते हैं. सो फ्रेंड्स चलिए अब स्टेप्स भी देख लेते हैं ई चेक के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है. वैसे हम कर चुके हैं बट एक बार दोबारा देख लेते हैं. तो बिफोर इशुएंस ऑफ ई चेक, ई चेक के इशू होने से पहले sign up for the e-check service through your internet banking account and apply for a digital certificate for the purpose of e-check signing. अब सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना पड़ता है कि आपको ई चेक की जो सर्विस है वो चाहिए. और अब वो कैसे करते हैं, आपके इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के थ्रू आप साइन अप करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट. ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए भी आप अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ई चेक साइनिंग, ताकि आप जो आपका ई चेक है उसे साइन कर पाए. हमने ऊपर पढ़ा था कि क्रिप्टोग्राफिकली जो है आपका ई चेक साइन किया जाता है, उसके लिए आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट की जो है जरूरत होती है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं. करेक्ट. उसके बाद क्या होता है, रिसीविंग एन ई चेक ऑन ईमेल. उसके बाद आपको ई चेक्स जो है आपकी ईमेल के ऊपर रिसीव हो जाते हैं. अब उसके आगे क्या है, इशुएंस ऑफ ई चेक. लॉग ऑन टू योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट. आपके बैंकिंग अकाउंट पे आप लॉग इन करते हैं. सिलेक्ट ई चेक इशुएंस सर्विस. आप ई चेक इशुएंस सर्विस को जो है सिलेक्ट करेंगे. फिलिंग द पेई नेम, चेक डेट एंड चेक अमाउंट इन फिगर्स. उसके बाद क्या है, आप नाम लिखते हैं, डेट डालते हैं और ये बताते हैं कि आपको कितनी अमाउंट जो है ट्रांसफर करनी है. नेक्स्ट, द बैंक विल जनरेट द ई चेक विद द डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड ऑन द पेयर्स गिवन इंस्ट्रक्शन. अब आपने जो इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये नाम है, ये डेट है, ये अमाउंट है, उसी के ऊपर बेस्ड आपका ई चेक जनरेट करता है बैंक आपके डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ. अब डिजिटल सिग्नेचर्स कहाँ से आए, आपने जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो है आपने पहले मांगा है, ठीक है, बैंक से. नेक्स्ट क्या है, डाउनलोड एंड सेंड द ई चेक टू द पेई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अब आपका जो वो चेक जनरेट हो गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस ई चेक को अपने किसी भी जिसके साथ भी आपको ट्रांजैक्शन कैरी आउट करनी है, आप उसको पेई को भेज सकते हैं किसी भी तरीके से. चाहे आप उसको ईमेल कर दीजिए या तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में, क्योंकि आपके पास वो फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है. आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप अपने पेई तक वो ई चेक जो है पहुंचा सकते हैं.
बिफोर डिपॉजिट ऑफ ई चेक। अब डिपॉजिट से पहले क्या प्रोसेस होता है? साइन अप फॉर द ई चेक डिपॉजिट सर्विस थ्रू योर इंटरनेट बैंकिंग। अब जो पेई है, ठीक है, वो क्या करता है, वो साइन अप करता है किस सर्विस के लिए? डिपॉजिट सर्विस के लिए, कि जो ई चेक है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो सके। द ई चेक ड्रॉप बॉक्स कैन बी एक्सेस थ्रू इट्स वेबसाइट। अब जो हमारा ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स क्या है? जहां पे हम चेक्स छोड़ते हैं, हमारे बैंक्स में भी ड्रॉप बॉक्स होते हैं ना, उसी तरीके से ई चेक्स के लिए भी ड्रॉप बॉक्स रहता है, जो कि आप कहाँ, जो उसकी वेबसाइट होती है बैंक की, वहां पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिपॉजिट ऑफ ई चेक थ्रू योर बैंक। ठीक है, अब डिपॉजिट कब कैसे होता है ई चेक का? बैंक के थ्रू। लॉग ऑन टू योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में जाइए, सिलेक्ट ई चेक डिपॉजिट सर्विस, उसमें ई चेक डिपॉजिट सर्विस को सिलेक्ट कीजिए, चूज द डिपॉजिट अकाउंट एंड अपलोड द ई चेक्स दैट यू हैव रिसीव्ड प्लस द डिपॉजिट प्रोसीजर। अब इसमें क्या है कि आप अपना जो भी डिपॉजिट अकाउंट है उसको चूज कर लेंगे और अपने जो भी ई चेक्स हैं उनको, जो आपने रिसीव किए हैं, अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कैरी आउट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज आप ध्यान रखिए कि जो डिपॉजिट प्रोसीजर है वो अलग अलग बैंक्स का अलग हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। तो आप एक बार उसका जो थोड़ा प्रोसीजर है वो देख सकते हैं कि किस बैंक का किस तरीके से वर्क कर रहा है, पर बेसिक उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सिमिलर ही रहती है। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ ई चेक। अब हमने देख लिया है कि ई चेक क्या होता है, ई चेक का प्रोसीजर क्या रहता है। अब हम बात करेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके फीचर्स क्या हैं। ई चेक कैन बी यूज फॉर वेब ट्रांजेक्शन। अब जो हमारे ई चेक्स हैं उन्हें आप बहुत इजीली जो है किसी भी तरीके की वेब के ऊपर ट्रांजेक्शन जो है उनके अंदर यूज कर सकते हैं। ई चेक प्रोवाइड्स कस्टमर सपोर्ट फॉर मल्टीपल चेक बुक्स इशूड बाय मल्टीपल बैंक्स। अब जो ई चेक है उसमें क्या है, पहले हमारे जो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स हैं, मल्टीपल बैंक्स हैं, उनकी मल्टीपल चेक बुक्स आती रहती थी। अब वहीं पे जो हम ई चेक की बात करते हैं तो हमें काफी ज्यादा जो है सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको ये सब फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द लोकेशन ऑफ द यूजर, ही मे ऑपरेट एट होम, इंटरनेट कियोस्क और ऑफिस टर्मिनल। अब जो हमारा चेक है वो आपको बैंक में जाके ड्रॉप तो करना नहीं है, तो इसमें क्या है कि कोई भी लिमिटेशन या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी लोकेशन के ऊपर। आप किसी भी लोकेशन से जो है आपके ई चेक की जो पेमेंट्स हैं उनको कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई चेक कैन बी रीसेंट, पेमेंट विल बी मेड ओनली वंस। अब जो ई चेक है वो आप मल्टीपल बार भी अगर भेजेंगे तो उसकी जो पेमेंट है वो एक ही बार होगी, तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज, एक बेनिफिट रहता है। इट्स वर्किंग इज लाइक ट्रेडिशनल चेक। जो इसका वर्किंग है, जो पूरा प्रोसीजर का फ्लो है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिशनल चेक की तरह ही है। ठीक है, कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है पे, पेयर या बैंक के ऊपर या किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर। ई-चेक्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग माइक्रो पेमेंट्स। अब वहीं पे अगर हम माइक्रो पेमेंट्स की बात करें तो यूजली हम चेक से जो है माइक्रो पेमेंट्स नहीं करते हैं, पर जो ई-चेक्स है वो काफी ज्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट रहते हैं माइक्रो पेमेंट्स के लिए भी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज द सेम लीगल स्टेटस एज पेपर चेक हैज। अब जो हमारा ई चेक है उसका भी लीगली वही सेम स्टेटस है जो कि हमारा एक पेपर चेक का स्टेटस रहता है। देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल डिलीवरी एंड डिपॉजिट। अब आपको जो हमारा जो चेक, हमारा नॉर्मल चेक रहता है उसके अंदर फिजिकली जो है ड्रॉप करो, ले करो, ये करो, वो सब जो है प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। किसी भी तरीके की फिजिकल डिलीवरी या डिपॉजिट की आपको जरूरत नहीं है ई चेक्स के अंदर। इट हैज इनहैंस्ड सिक्योरिटी फीचर्स। अब ये काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है क्योंकि हर स्टेप के ऊपर आप जो सिग्नेचर्स हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं, जो हमने पॉइंट कवर किया था, तो इट इज सिक्योर। इट रिमूव्स द नीड टू हैव फिजिकल चेकबुक। अब आपको किसी भी तरीके की एक फिजिकल चेकबुक किसी भी बैंक की जो है कैरी करने की जरूरत नहीं है। इट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो पेपर है वो बच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इट इज नाइदर निगोशिएबल नॉर ट्रांसफरेबल। अब इसके अंदर किसी भी तरीके की निगोशिएशंस नहीं हो सकती, और ना कि आप ये कर सकते हैं कि जो जिस पार्टी के लिए आपने चेक बनाया है वो उसी पार्टी को रहेगा, वो किसी और पार्टी को आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स हैं ई चेक्स के। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है पोस्ट पेड पेमेंट सिस्टम वो कंप्लीट होता है।
ठीक है, और बाकी के जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो आगे हम इसकी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो पार्ट्स हैं उनके अंदर कवर करेंगे। चलिए, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने बात की ई बिजनेस के एक टॉपिक के बारे में जो कि है ई पेमेंट। और इसके बाकी की वीडियोस जैसे कि मैंने आपको कहा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं अगर आपको बहुत इंस्टेंटली कोई आंसर चाहिए मेरे से, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी नेक्स्ट पार्ट मैं इसका अपलोड करूँ साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको देख के कर सके। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।